सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आज फिर से ले चलता हूं आपको एक अद्भुत काव्य संसार की ओर, जहां प्रकृति का एक अनुपम किंतु यथार्थपरक चित्रण, एक सजीव चित्रण हम सभी को कविता के माध्यम से अवलोकित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात कर रहा हूं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यपुस्तिका क्षितिज काव्यखंड से अवतरित कविता मेघ आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता वर्तमान काल के एक वरिष्ठ कवि और हिंदी काव्य धारा की जो एक विशिष्ट धारा रही है, नई कविता, उसके प्रमुख हस्ताक्षर आदरणीय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक अनुपम रचना है। प्यारे विद्यार्थियों, कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में लेने के बाद आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत वास्तविक धरातल में जब आपका पदार्पण हुआ तो जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, आजीविका के लिए आपको संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष करते हुए आपने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन को अपनी आजीविका का एक तरह से साधन बनाया और इसमें विशिष्ट उपलब्धियां और एक विशिष्ट ख्याति अर्जित करते हुए हिंदी काव्य धारा को, हिंदी काव्य संसार को समृद्ध आपने किया है। आपने नई कविता के साथ साथ विभिन्न उपन्यासों में, विभिन्न प्रकार के नाटकों में भी अपनी लेखनी का एक लोहा मनवाया है। प्यारे विद्यार्थियों, कविवर सक्सेना जी का विभिन्न क्षेत्रों में अवदान रहा है। संपादन के क्षेत्र में दिनमान नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया, साथ ही जो बाल पत्रिका के रूप में तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका पराग रही है, उसका भी आपने संपादन कार्य किया है। इसी तरह से आपने आकाशवाणी में विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी शिरकत करते हुए एक विशिष्ट ख्याति तत्समय अर्जित की थी। ये सभी इस तरह का एक विशेष योगदान आपका काव्य धारा को और हिंदी साहित्य संसार को समृद्ध करने के लिए रहा है। आप एक विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि रहे हैं। आपने हिंदी साहित्य में कविताओं के क्षेत्र में वर्णन को अधिक महत्व न देते हुए एक तरह से दृश्यात्मकता को, दृश्य चित्र को उपस्थित करने में ज्यादा महत्व से दिया है। साथ ही आपकी जो एक शैली रही है, वह शैली एक तरह से यथार्थपरक रही है। वास्तविकता को आपने ज्यादा महत्व दिया है। काल्पनिकता का पुट आपके काव्य संसार में बेहद अल्प प्राप्त होता है। आपको आपकी इसी यथार्थपरकता के लिए ही और आपके इसी वास्तविक चित्रण के लिए ही आपको कविवर सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा अकृत्रिम कवि, जो कि बनावटी नहीं होता, वास्तविक होता है, इस तरह की एक उपाधि से भी नवाजा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनधिक कहते हुए आज हम उनकी कविता की ही चर्चा कर रहे हैं और यह कविता है मेघ आए। प्यारे बच्चों, ये कविता वास्तव में बहुत हमको प्रकृति के सन्निकट ले जाती है और एक ऐसे परिवेश का, एक ऐसे यथार्थपरक चित्रण को हमारे सामने उपस्थित करती है जो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में घटता हुआ देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता प्रकृति का एक सजीव चित्रण हमारे सामने उपस्थित करती है। यहाँ एक तरह से दो स्वाभाविक चित्र या दो तरह की एक दृश्य हमारे बीच साथ साथ चलते हैं, जहां आप एक तरफ प्राकृतिक परिवेश में ग्रीष्म ऋतु के उपरांत जो ग्रीष्म ऋतु की झुलसाने वाली जो एक गर्मी होती है,
एक जो ताप होता है उससे झुलसने के उपरांत जब वर्षा कालिक मेघ सारे नभमंडल पर व्याप्त दिखाई देते हैं तो उनके छा जाने से ग्रामीण परिवेश में, गांव में जो एक कौतूहल, एक जो जिज्ञासा, एक जो उत्सुकता, एक हर्षोल्लास का जो वातावरण रहता है उसका एक सजीव चित्रण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। एक तरफ ये जब आपको दिखता है, एक इसकी प्रस्तुति आपको एक तरफ कविता में दिखती है, तो दूसरी ओर ग्रामीण परिवेश में जहां बेहद परिवारों के बीच आत्मीय संबंध होते हैं, जहां का एक जो दायरा होता है वो काफी सीमित होता है, लोग एक दूसरे के काफी सन्निकट होते हैं, ऐसे परिवेश के बीच जब दूर कोई नगर का, कोई शहर का पाहुन, कोई अतिथि का आगमन, उसका पदार्पण जब गांव के बीच में होता है तो उसके आगमन पर जो गांव के प्रत्येक आबाल वृद्ध में उत्सुकता का माहौल होता है, उसको देखने, उसको सुनने, उसको समझने का जो एक जिज्ञासा का भाव उनके अंदर रहता है, परस्पर एक दूसरे के अंदर उसको पहचानना, उसको जानने के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है, उसका भी एक सजीव चित्रण कविवर सक्सेना जी के द्वारा इस कविता में दिखाया गया है। तो आइए समझते हैं इस कविता के भाव को। क्या आखिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें एक तरह से गांव का जो एक प्रेम भरा, एक आत्मीयता के मिठास से घुला हुआ जो संबंध रहता है, उस संबंधों को उजागर करते हुए कवि ने जो ये पंक्तियां सृजित की हैं, आइए चलते हैं इसके अर्थ की ओर, इसके भाव को समझने का, किस तरह का एक अलंकारिक चित्रण। देखिए कवि ने जिस तरह का अलंकारों का अनायास एक उपस्थिति इन कविता में की है, अलंकार कहीं भी कविता में बोझिल नहीं हुए हैं, ऐसा लगता है कि अनायास ही इस कविता के सृजन के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो कुछ ऐसी कविता मेघ आए। तो देखिए कवि किस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों को, प्रारंभिक पंक्तियों में क्या कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में एक तरह से पूरी कविता मानवीकरण अलंकार से अलंकृत है। साथ ही आपको यहाँ पर कई जगह उत्प्रेक्षा के भी दर्शन होंगे, रूपक के भी दर्शन होंगे, साथ ही आपको अनुप्रासात्मकता भी इस कविता में दिखाई देगी। कवि ने बहुत सारे अलंकारों का एक सम्मिश्रण प्रस्तुत कविता में किया है। आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी छटा यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए कवि क्या कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। प्रस्तुत कविता आप जैसे देख रहे हैं, मेघ आए प्रस्तुत कविता का शीर्षक है, और शीर्षक से ही आप पूरी कविता के भाव को अपने अंदर समाहित कर लिए होंगे। मेघ का तात्पर्य बादल से है, और बादलों का आगमन जब वर्षाकालिक बादल, एक साल बाद जब वर्षा ऋतु आती है, ऋतु चक्र जो चलता है एक पूरा पूरा साल भर का, तो उस वर्षाकालिक बादलों का आगमन जब आकाशमंडल में होता है तो धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पेड़ पौधे में एक उल्लास का वातावरण सारे धरा पर छा जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब देखिए प्रस्तुत कविता की पहली पंक्ति में ही मानवीकरण का एक शुरुआत करते हुए कवि कहता है कि मेघ कैसे आए बड़े बंठन के समर के। अब देखिए बनना ठन्ना अर्थात बनना संवरना, सजना संवरना एक तरह मानवोचित धर्म है, लेकिन इस मानवोचित धर्म का बादलों पर आरोप एक तरह से मानवीकरण का अलंकार का यहाँ पर प्रयोग कवि द्वारा किया गया, और कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के समर। अब देखिए बनना ठवन्ना, अब देखिए मेघ तो आसमान मंडल पर करीब करीब कदाचित छाए ही रहते हैं, लेकिन वर्षाकालिक मेघ वाकई में सज संवर के, उनका सजना संवरना क्या है, विभिन्न प्रकार की जो एक कालीमा और एक जो सांवलापन लिए हुए वो जो आकाश मंडल पर पानी से भरे हुए लबालब जब आसमान पर दिखते हैं, ऐसा लगता है कि अब बरसे और पूरी धरती को एकदम सराबूर पानी से कर देंगे। तो ये जो एक सजा संवरा रूप बादल का होता है, उसके लिए कवि ने कहा कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब देखिए जब मेघ आसमान पर आच्छादित होते हैं तो मेघों की संसूचना देने के लिए, अच्छा मेघ आसमान पर आ चुके हैं इसकी सूचना एक तरह से देने के लिए आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे क्या होता है कि नाचती गाती हुई बयार चलने लगती है। अब देखिए नाचना गाना यह भी एक मानवोचित धर्म है, यह सजीव का धर्म है, लेकिन कवि ने इसका आरोप बयार के रूप में किया है। बयार शीतल मंद सुगंधित हवा को कहते हैं।
जब बादल आसमान पर आच्छादित होते हैं तो उससे पूर्व एक हवा का झोंका चलता है, वह बयार चलती है जो ये सूचना देती है कि आसमान पर बादल छा रहे हैं और अब बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आगे आगे आप देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को आप देख रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त किया है, आगे आगे ऐसे ही गली गली आगे आपको मिलेगा। तो बंठन के समरके में आप देख रहे हैं अनुप्रासात्मकता भी है, यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति है, 9 वर्ण की आवृत्ति आपको दिख रही है, ये अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब देखिए, बादलों को साल भर जब बाद उनका आगमन ग्रामीण परिवेश में होता है तो गांव के बीच या प्रकृति के बीच एक अद्भुत छटा रहती है। धीरे धीरे मंद सुगंधित हवा चलने लगती है। उसके बाद उन बादलों को निहारने के लिए, उनसे जल प्राप्ति की आशा लिए हुए गांव के प्रत्येक आबाल वृद्ध को जो एक उत्सुकता उनके प्रति रहती है, सब कुछ सारे लोग उनको बादलों का प्रथम दर्शन के लिए अपनी दरवाजे खिड़कियां एक तरह से खोलने लगते हैं। तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गांव का एक ऐसा सुंदर वातावरण है, बादलों का आसमान पर जब देखिए कोई भी तप्त व्यक्ति जो ग्रीष्म ऋतु के ताप से तप्त है, जहां प्रकृति भी तप्त है और प्रत्येक व्यक्ति भी उस ताप से एक तरह से परेशान है, उद्वेजित है, ऐसे वातावरण में जब आसमान पर उसको इस तरह के बादलों का आगमन दिखाई देता है तो उसकी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं रहती है। उसके अंदर कौतूहल, उसके अंदर एक उल्लास, एक जिज्ञासा का भाव और एक हर्ष और एक उल्लास जो रहता है वह देखते ही बनता है। तो उसी को कवि ने वर्णित किया है और कहता है कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। प्रत्येक गली गली के बीच जहां भी दरवाजे खिड़कियां, घरों के मकान पे जहां भी आपको दरवाजे दिख रहे हैं, कोई दरवाजे से खोल के उन बादलों का दर्शन करने के लिए आतुर है, तो कोई अपनी खिड़कियां खोल कर करके उन बादलों से जो जल प्राप्ति की आशा है, उन बादलों को देख निहार रहा है। तो तरह तरह से लोग उन बादलों की ओर उनको अवलोकन कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और ये आशा लिए हुए कि निश्चित रूप से अभी बरसेंगे और एक बार फिर से खुशी का माहौल होगा, सारी हरी भरी धरती का एक साम्राज्य बनेगा। साथ ही जितनी भी नदी नाले और साथ ही तालाब नदियां हैं, ये सब फिर वे से एक बार जल से लबालब भर पड़ेंगी। ये सारे भाव को लिए हुए सारे एक उल्लास का वातावरण कवि ने चित्रित किया है। और आगे कवि कहता है कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ये पंक्ति अपने आप में विशिष्ट है। इसी कविता में जो एक दूसरा अर्थ मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ समानांतर रूप से दो अर्थ जो चल रहे हैं, वो यहां से इसकी शुरुआत होती है। कवि कहता है कि पाहुन ज्यों आए हों। अब देखिए, ज्यों शब्द का प्रयोग जहां पर ऐसा हो, ज्यों मनु मनु मानो, ये तो आप समझ लीजिए ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा यहाँ पर है। और उत्प्रेक्षा संभावनम अतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् कहा जाता है। जब आप उपमेय के साथ उपमान की संभावना व्यक्त करते हैं, आरोप नहीं करते, आरोप करते हैं तो उपमान अलंकार हो जाता है, और यहाँ संभावना मात्र व्यक्त की जाती है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे क्या हो कि पाहुन ज्यों आए हों। बादलों को देख करके कवि के मन में एक कल्पना जागृत हुई। कवि ने उसी उल्लास को पूरे ग्रामीण परिवेश में देखा, जैसे ग्रामीण परिवेश के बीच में, गांव के बीच में बहुत दिनों के बाद किसी व्यक्ति की पुत्री, जो विवाहित पुत्री होती है, उसे लेने के लिए जब गांव का कोई दामाद या गांव का जो कोई पाहुन, जिसको पूर्वांचल में पाहुन को ही वस्तुतः अतिथि और अतिथि के रूप में दामाद के रूप में पाहुन कहा जाता है। तो देखिए, जैसे गांव के परिवेश में कोई बहुत दिनों के बाद जब कोई दामाद, शहरी दामाद, जब गांव के बीच उसका आगमन होता है तो हर व्यक्ति बड़े उल्लास के साथ, बड़े जिज्ञासा के भाव के साथ, बड़े ही हर्षातिरेक के साथ उसको देखने के लिए आतुर हो जाता है। क्योंकि ये आतुरता, ये जो एक उल्लास है, यह इसलिए भी होती है क्योंकि ग्रामीण परिवेश में दिन प्रतिदिन किसी का आना जाना नहीं होता है। वहां का रहन सहन काफी सीमित है। नित्य प्रति नए नए लोगों का दर्शन वहां पर नहीं होता। सीमित लोग और सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बीच वहां पर रहने के आदी होते हैं। अचानक से कोई व्यक्ति जब साल 2 साल के बाद वहां पर उपस्थित होता है तो उसको देखने के लिए और उसकी बनावट, उसकी जो एक बन ठन करके उसका सजा सवरा रूप है, उस सबको निहारने के लिए सारे ग्रामीण वासी, सारे गांव की प्रत्येक आबाल वृद्ध उसके दर्शन के लिए आतुर हो उठते हैं। तो उसकी उल्लास का, उसी एक हर्षातिरेक के भाव का चित्रण भी कवि ने किया और कहा कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ऐसा पूरे दृश्य को देख करके लग रहा है कि जैसे गांव में कोई नया पाहुन उपस्थित हो चुका हो, किसी नए दामाद की उपस्थिति जैसे गांव के बीच हो चुकी है। तो पाहुन का जो एक संभावना व्यक्त की, इस तरह का एक शब्द जो गढ़ा,
वह किसके लिए? बादलों के लिए। जैसे बादलों का आगमन पर जो उपस्थिति आज गांव के परिवेश में जो एक उल्लास दिखाई दे रहा है, सारे दरवाजे खिड़कियां खुल कर करके निहारने लगे हैं जिस तरह से बादलों को, ऐसी उपस्थिति वास्तव में कब होती है? जब गांव में कोई शहरी दामाद गांव के बीच बहुत दिनों के बाद उपस्थित होता है, तो तरह तरह के लोग, बच्चे एक अलग ही उत्साह लिए हुए वहां उपस्थित होते हैं। और वहां की जो आबाल वृद्ध लोग हैं, कहिए जो बालाएं हैं, युवतियां हैं, उनके अंदर एक अलग ही उत्सुकता बनी रहती है। जो बड़े वृद्ध हैं वह एक सम्मान के भाव से उसको देखने के लिए आतुर होते हैं। ये सारा जो आपस में एक आत्मीयता के भाव से सारे लोग जुड़े रहते हैं, एक तरह से सारे घरों के बीच पारिवारिक संबंध स्थापित गांव के बीच में रहते हैं। तो किसी भी घर का दामाद ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव का दामाद होगा। हर व्यक्ति उसे अपना ही दामाद जैसी नजरों से देखता है, और इस तरह से उसके प्रति एक सम्मान का भाव भी है, एक आत्मीयता का भाव भी है, एक प्रेम का भाव भी है। तो इसलिए एक उल्लास के साथ देखने की चेष्टा करते हैं। तो बाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो इस तरह से एक अद्भुत छटा लिए हुए, एक अनुपम श्रृंगार अपना किए हुए बादलों का आगमन सारे नभमंडल पर, ऐसे कवि ने उनको देखा। और उनके देखने से जो ग्रामीण परिवेश के बीच उनको जो एक लालसा है, उनकी जो एक, उनको बादलों के आगमन पर जो एक गांव की छवि बनी हुई है, उसका कवि ने एक वास्तव में चित्रात्मक अनुभव आपको यहाँ पर कराया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रथम पद्यांश के भाव को आप हृदयस्थ करें, इसको समझने का प्रयास करें। यह अपने आप में एक अद्भुत कविता है, इसके हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप यहाँ तक समझें और समझ कर करके इसको हृदयस्थ करें, संबंधित प्रश्नों को हल करें। पुनः अग्रिम वीडियो के साथ अग्रिम अंश को लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।